आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एक ब्लड शुगर को मापने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर HbA1c, जिससे हम ब्लड शुगर कंट्रोल को मापते हैं और इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। और प्रैक्टिकली इसके बारे में हर डायबिटिक जानता है और आके खुद ही कहते हैं डायबिटिक पेशेंट अपने डॉक्टर को कि मेरा HbA1c चेक कर लो, पता लगे कि मेरा ब्लड शुगर कितना है। इसके बारे में जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है मैं आप लोगों से देना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो लोग डायबिटीज़ के इलाज में रियली इंटरेस्टेड हैं वही इसको पूरा देखें, या जो खुद डायबिटिक है या जिनके रिलेशंस डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ के बारे में सच में जानना चाहते हैं और अपना लाइफ बेटर करना चाहते हैं, ये वीडियो वही देखें। वो डॉक्टर भी जो कि एक तरीके से ट्यून्ड हो गए हैं HbA1c को चेक करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। HbA1c होता क्या है? हीमोग्लोबिन जो रेड कलर हमारे रेड ब्लड सेल्स को देता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे ब्लड में प्लाज्मा में हर टाइम एक फॉर्म में होता है, जो ट्रेवलिंग फॉर्म में होता है और चलता रहता है। अब अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये बिना एंजाइम्स के ग्लूकोज है ये रेड ब्लड सेल से चिपक जाता है। सिमिलर तरीके से जैसे कि अगर एक सरिया सड़क पे पड़ा हुआ है और उसमें ऑक्सीजन लगते हैं तो उसके ऊपर जैसे जंग लग जाता है। ये मेजरमेंट एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए और हम मेडिकली कहते हैं कि अगर ये 6.5% से ज़्यादा चिपक रहा है तो इसको हम कहते हैं डायबिटिक। अगर 5.7 से कम है तो हम कहते हैं नॉन डायबिटिक। अगर 5.7 और 6.5 के बीच में है तो हम कहते हैं डायबिटिक। और HbA1c के बारे में हर मरीज़, हर डॉक्टर इसको चेक करने की बात करता रहता है और ये ऐसे लिया गया है जैसे कि HbA1c ठीक है तो मरीज़ ठीक है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और ये बात इसलिए उठी कि कुछ समय पहले मेरे एक कुलीग हैं, एक डायबिटीज़ के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में बाद में जब हम डिनर ले रहे थे, खुद बंगाली हैं, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर सेहरा, मैंने अपनी माँ का HbA1c कभी भी 6.5 क्या 6.2 से ऊपर नहीं जाने दिया। मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उनकी किडनी पे असर आ गया है, डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो रही है, हार्ट पर असर आ गया है। समझ नहीं आता, मैंने तो इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया है। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका HbA1c बहुत हाई है, 8 है, 9 है और ब्लड शुगर भी 300 है, 400 चल रहा है और उनको किडनी भी ख़राब नहीं होती। तो इसका क्या चक्कर है, समझ नहीं आया। तो मेरे दिमाग में ये बात बहुत पहले से चल रही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा बना दिया गया है जैसे कि हमारा एम HbA1c चेक करना और इसको कंट्रोल करना है। हम डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, HbA1c को कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारा एम ये बना दिया गया कि आप ब्लड शुगर कंट्रोल करो और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखो, लेकिन कैसे करो इस पर कोई बात नहीं करता। मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा हाई ब्लड प्रेशर के साथ। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अगर उम्र डिफरेंट है तो डिफरेंट दवाई दी जाती है। बीटा ब्लॉकर बाद में सोचे जाते हैं। पेशेंट को हम देते हैं, अगर प्रेग्नेंट है तो ऐसे बीटा ब्लॉकर दें जिनकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी हो, लेविटालॉल, लेकिन इसको हम रूटीन में BP में नहीं देते। अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में है तो हम उसको कार्वेडिलोल देते हैं। हम रूटीन दवाई जैसे ये है प्रोपेनोलोल वगैरह इतनी प्रेफर नहीं करते। और प्रोपेनोलोल हम कब प्रेफर करते हैं? जब माइग्रेन हेडेक हो। तो वेरियस इंडिकेशन से वेरियस टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं। क्योंकि सेक्सुअल डिसफंक्शन करते हैं हम यंगर एज में, ARB देना पसंद करते हैं। तो अगर हम ब्लड प्रेशर के लिए डिफरेंट दवाइयाँ देते हैं तो डायबिटीज़ के लिए डिफरेंट दवाइयों से शुगर कंट्रोल करने से सेम HbA1c अगर हमें मिलता है तो डिफरेंट असर हो सकता है। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए एक दवा बड़ी कॉमन आई थी, रोज़िग्लैटाज़ोन, ट्रोग्लैटाज़ोन, ये दोनों बैन हो चुकी हैं। HbA1c ये भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती थी, लेकिन ये दोनों बैन कर दी गई। ये 1990 के पास आई थी। 2007 में मेरे को जहाँ तक याद आता है हमने ट्रोग्लैटाज़ोन बैन कर दी। ये मैंने यूज़ की थी, 70 रुपये की गोली आती थी और बड़े बैंग के साथ आई थी कि बहुत कमाल करेगी, लेकिन ये लिवर ख़राब करने लगी और बैन कर दी। उसके बाद रोज़िग्लैटाज़ोन आई। रोज़िग्लैटाज़ोन 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम से हम देने लगे
और इससे भी HbA1c पॉइंट जो 5 से लेके 0.9 तक कंट्रोल होता था, कम हो जाता था। लेकिन ये भी बैन कर दी गई क्योंकि ये हार्ट अटैक करती थी। और रोज़िग्लूटाथोन के बारे में तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा कि एक अमेरिका में ट्रायल हुआ था, VADT ट्रायल। उसमें 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम तक ये दी गई थी, जो दवाई आजकल बैन है। और वो VADT ट्रायल में बड़ी खूबसूरत बात ये थी कि उसमें सब मेल लिए गए थे, हार्डली 4 फीमेल्स थी 4000 पेशेंट्स में, और उसकी स्टडीज़ को एक्स्ट्रापोलेट करके गाइडलाइंस बनाई गई। ऐसे ट्रायल को जिसके ऊपर दवाई वो दी गई जो बैन हो गई, उसकी रिजल्ट के ऊपर आगे गाइडलाइन बनाई गई। तो हमारे डायबिटिक जो साइंस है ये इवॉल्विंग है और इसको एक 100% ट्रूथ के हिसाब से नहीं लेना। और मैं बेसिकली अच्छा, अब सल्फोनाइलूरिया की बात कर लें, एक भी ट्रायल मेरी नॉलेज में नहीं है जिसमें सिंगल सल्फोनाइलूरिया देने के बाद हार्ट अटैक कम हुए हों। इनफैक्ट जो पहला ट्रायल आया था UGDP ट्रायल, उसमें हार्ट अटैक जो है 2.5 गुना बढ़ गए थे जब हमने सल्फोनाइलूरिया दिए थे। और आज तक टिल डेट आइसोलेटेड सल्फोनाइलूरिया देने से, जिसके अंदर कॉमन दवाइयाँ ग्लिबनक्लेवाइड, ग्लिबिपराइड वगैरह आती हैं, ग्लिक्लाजाइड आती है, देने से एक भी ट्रायल ऐसा नहीं है जो कहता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने से या HbA1c कंट्रोल करने से हार्ट अटैक कोई कम हुआ हो। तो हमारा एम है ब्लड शुगर कंट्रोल करना नहीं, हमारा एम HbA1c ठीक करना नहीं, हमारा एम है पेशेंट को ठीक करना। और हम किस दवा से ठीक करते हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जिस पर मॉडर्न मेडिसिन में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, और डॉक्टर असली मुद्दे से हटकर HbA1c कंट्रोल करने की बात करते रहते हैं। और जनरली पेशेंट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई दी जाती है, जैसे पेशेंट को मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लेमाइड या ग्लिबिपराइड, पायोग्लूटाजोन, आजकल तो DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, इसकी खिचड़ी मिक्स करके दे दी जाती है। तो इससे ये नहीं पता लगता कि कौन सी दवाई मरीज को फ़ायदा कर रही है और कौन सी दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सिंगल ड्रग ट्रायल सिर्फ आज तक वर्ल्ड में एक ही हुआ है, जो UGDP ट्रायल था, जो 1960 से लेकर 1977 तक हुआ था, जहाँ इंसुलिन फिक्स डोज में, इंसुलिन वेरिएबल डोज में, मेटफॉर्मिन, टॉलब्यूटामाइड और कंट्रोल ग्रुप, इस तरीके से ब्लड शुगर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जितने ट्रायल हुए हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई दी गई है। अब उन दवाइयों में से कौन सी फ़ायदा कर रही है, कौन सी पेशेंट को नुकसान कर रही है, इसके बारे में स्टैटिस्टिकल आप जिगलिंग से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ट्रायल टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नहीं है। एक, अगर आप मेरे सुनने वालों में डॉक्टर हैं तो मेरी बात समझेंगे, अगर आप नहीं हैं तो बिजनेसमैन हैं तो एक बात समझिए, मान लीजिए एक बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, उनमें से एक पार्टनर जो है वो कुछ गड़बड़ करता है, GST नहीं देता, स्पूरियस प्रोडक्ट बनाता है, और बिक्री तो बढ़ जाती है, सेल तो बढ़ जाती है, बिजनेस में फ़ायदा तो होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जब मैल प्रैक्टिस पकड़ी जाती है, जब उसका गलत काम पकड़ा जाता है तो सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल यही बात ब्लड शुगर के साथ है। आप 4 दवाइयाँ देंगे, उनमें से 3 तो फ़ायदा कर रही हैं, एक शुगर तो बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रही है, जैसे एक पार्टनर धन तो पूरा कमा रहा है, लेकिन वो मरीज़ को नुकसान कर रही हैं। आप HbA1c तो ठीक करते जाओगे, लेकिन उसकी किडनी ख़राब हो रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता था, जो हमारा फोकस HbA1c पर रहता है, जिसको मैं कहूँगा कि हम एक्सेंट्रिक है HbA1c सेंट्रिक होकर, हमारा फोकस किस दवाई से हम ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारा फोकस हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में होता है कि हम किस दवा से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस पर मैंने आपको HbA1c के बारे में और बहुत बात करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आपको मेरी बात कुछ अपीलिंग लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा है और मैं जो हूँ एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन में हूँ, जिसको 30-40 साल हो गए। 1977 में मैंने MBBS किया था, MD 1983 में किया था, और मैं तब से इस क्लिनिकल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ हूँ। अगली वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो HbA1c है, इसमें क्या क्या लैक्यूना है और इससे बेटर मोडेलिटीज़ जो आजकल आ गई हैं, हम क्यों ना उन पर ध्यान दें। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।